हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के एक नए वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक बहुत ही पारंपरिक सा शब्द आपको सुनने को लग सकता है कि भाई साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं अक्सर आपको अपने चारों ओर पढ़ने और जानने को भी मिलती होंगी। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो दैनिक दिनचर्या में अक्सर कई लोग पूरे राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर या फिर किसी क्षेत्र के स्तर पर इन घटनाओं से रूबरू होते हैं या फिर इनका शिकार होते हैं। तो साइबर क्राइम जो विषय है अपने आप में यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में अगर आप देखें तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में ही आपको यह दिखाई देगा। जीएस पेपर 2 में मैं जानबूझकर इसको बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी के लेवल पर कुछ चीज़ें होंगी। हालांकि जो प्रमुख इम्पैक्ट है वो जीएस पेपर 3 में आपको इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों से ही जोड़ करके पढ़ना होगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा विषय है वो आपको मुख्य रूप से जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ मिलेगा। कौन कौन से खंड होंगे? सबसे पहला आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के अलावा साइबर सुरक्षा। इसके अलावा चूंकि साइबर या डिजिटल दुनिया तकनीक से भी जुड़ती है तो तकनीक यानी विज्ञान एवं तकनीक के खंड भी जुड़ते हैं। चलिए शुरुआत करें। कुछ प्रमुख शब्दावलियों को सीखेंगे, उनसे बचने के समाधान समझेंगे और अगर कोई ऐसे शब्द हैं जो पिछले कई वर्षों में चर्चा में रहे हैं उन पर भी बात कर लेंगे। साइबर क्राइम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण आज के सेशन का एक पॉइंट ये भी है कि इसकी शिकायत दर्ज कैसे करें। एक अवेयरनेस आपको कैसे हो कि अगर कभी भी ऐसी कोई घटना आपके साथ या किसी के भी साथ घटित होती है और अगर वो अवेयर है ऐसे किसी वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य जानकारी के माध्यम से कहीं से कुछ पढ़ करके, तो वो सीधे उस घटना के बाद घर पर शांति से ना बैठे, उसकी जो रिपोर्ट है जा करके करें। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति हो रही है, डिजिटल युग में हम हैं। 5G लगभग हर कोई यूज़ करना शुरू कर रहा है। अभी अमूमन 4G हर कोई यूज़ कर पा रहा है। तो तकनीक जैसे जैसे तेज होती जाएगी आपका जो फुटप्रिंट है वो कहाँ, डिजिटल वर्ल्ड में या इसे ही हम कह सकते हैं साइबर स्पेस में बढ़ता जा रहा है। अब जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको अक्सर अपने आसपास अन्य लोग मिल सकते हैं। तो अगर आप साइबर या डिजिटल दुनिया में जुड़ चुके हैं तो जो आपके आसपास के लोग थे वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यानी अब आप सड़कों पर अपना सूटकेस लेकर के नहीं जाते, अब आप डिजिटल दुनिया के माध्यम से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कुछ बुकिंग करके ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बैंकिंग डिटेल्स है, बैंक में कई सारा अमाउंट आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। तो आपका आजकल जो डिजिटल फुटप्रिंट है, आजकल कहें या पिछले लंबे समय से अब जो वर्तमान दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सूचनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए सूचनाओं का जरिया भी तेज हो चुका है। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और बहुत तेज़ी से सूचनाओं का स्थानांतरण करते जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे दुनिया तेज होती जा रही है, डिजिटल तकनीक की मदद से इसको और तेज होने में मदद मिल रही है। केवल हम ही अकेले नहीं हैं जो इस वर्ल्ड में हैं और इस सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि हम सूटकेस लेकर के सड़क में नहीं निकलते इसलिए लोगों को पता है या साइबर अपराधियों को पता है कि अब हम उन्हें कहाँ मिलेंगे, अब हम उन्हें मिलेंगे डिजिटल दुनिया में। तो उन्होंने ऐसे तकनीक के इजाद किए हैं या ऐसी चीज़ों को सीखा है कि वहाँ पर कैसे सेंधमारी की जाए, वहाँ पर कैसे आपकी सूचनाओं तक पहुँचा जाए, वहाँ पर कैसे आपसे जानकारी निकाली जाए, कैसे आपके मोबाइल के अंतर्गत मौजूद जो पासवर्ड है या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल्स है या किसी और तरह से इसका उपयोग करते हुए आपके साथ लूट की जाए, आपका पैसा निकाला जाए। और आज के समय में आपको पता है कि अब ये केवल इतना सामान्य चीज़ें नहीं रह गई कि केवल वित्तीय धोखाधड़ी हो रही, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें बेवकूफ़ बनाना, छद्म तरीकों को इस्तेमाल करना जिसे प्रॉक्सी कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो समाधान पर पहुंचने से पहले एक बार इसके स्वरूप को समझ लेते हैं।
तो व्यक्तिगत जानकारी को हैक करने, वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर एआई का उपयोग करने तक साइबर अपराधों का निरंतर परिष्कार हो रहा है। तेजी से ये सब चीजें डेवलप हो रही हैं। तो साइबर क्राइम क्या है, एक बेसिक लाइन है, इससे शुरुआत करें तो देखिए, डिजिटल दुनिया में होने वाले क्राइम, वैसे तो साइबर शब्द को आप ऐसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। डिजिटल दुनिया में होने वाले ऐसे अपराध जिसका उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, और खास तौर से कंप्यूटर और इंटरनेट या मोबाइल फोन्स जो भी ऐसी सुविधाओं को दे सकते हैं, उसके माध्यम से डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल दुनिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी करना, या उसके साथ पैसों में सेंधमारी करना, या किसी अन्य स्वरूप में उसको परेशान करना, बुलिंग करना, स्पाइंग करना, ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे अपराध जहां अपराध का लक्ष्य कंप्यूटर है या अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर आप 2021 का डेटा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि साइबर अपराध के 52,974 यानी लगभग 53,000 मामले दर्ज किए गए थे। कुछ ऐसे सामान्य से अलग अलग तरह के अपराध हैं जिनमें एक शब्दावली का इस्तेमाल आता है। तो ये शब्दावलियां अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती हैं, या अमूमन टर्म के रूप में अगर कभी इस्तेमाल कर दिया जाए तो भी आपको इसके बारे में पता हो। जैसे एक शब्द है फिशिंग। तो फिशिंग में आपको क्या पता चला, फिशिंग तो एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो साइबर अपराध की दुनिया में आखिरकार फिशिंग का क्या अर्थ हुआ? ये ऐसा ही है जैसा कि कोई व्यक्ति मछली पकड़ रहा हो। इसमें क्या किया जाएगा, एक हुक होगी, उसमें चारा होगा और आपका डिजिटल डेटा निकाला जाएगा। तो हुक और चारा क्या है, कुछ ऐसे संदेश जो अमूमन आपके बैंक की तरफ से आते हैं, या आपके पास किसी कंपनी के मैसेज के रूप में कुछ संदेश आते हैं, और उसमें कोई ऐसा ईमेल या कुछ ऐसा शब्द लिखा हो जो आपको प्रेरित करे कि आप उस लिंक को खोल करके अपना डेटा वहां पर डाल दें। यानी पढ़िए, फिशिंग क्या है, एक ऐसी तकनीक है जहां हमलावर व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने या ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, और उसके लिए प्रेरित कैसे करे, भ्रामक ईमेल संदेशों का उपयोग करें, मैसेजेस का इस्तेमाल करें। तो हम कह सकते हैं कि अब आप फिशिंग का शिकार हो गए हैं। उसने एक लिंक भेजा, आपने समझा आपके बैंक की तरफ से आया है, आपने क्लिक कर दिया और आप उस वेब पेज पर पहुंच गए जो असली बैंक का नहीं था। जैसे ही आपने क्लिक किया, हो सकता कोई मेलवेयर आ जाए, हो सकता है आपका डेटा उससे चोरी हो जाए, या फिर आप खुद से ही डिटेल कुछ भर दें। तो कई तरीके वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो फिशिंग शब्द का अर्थ यह होता है। इसी में एक दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है रैंसमवेयर। आपने इसके पहले कई सारे हमलों के बारे में सुना होगा, और इसी साल एम्स का जो मेडिकल डेटा था, जो भी वहां पर मरीज मौजूद थे, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्रीज थी, उन सभी को रैंसम कर दिया गया। रैंसम के उपयोग के लिए हम कहें इनक्रिप्ट कर दिया गया। तो रैंसमवेयर क्या है, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो किसी पीड़ित व्यक्ति के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, डेटा को लॉक कर देता है। एनक्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, वो आपका जो भी डेटा आपके सिस्टम में था उसको पता चला, उसने अपने किसी तकनीक के माध्यम से उसको हैक करके इनक्रिप्ट कर दिया। अब आप जैसे ही अपने सिस्टम में जाएंगे आपको वो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो सोचिए, एक साथ इतने सारे पेशेंट्स का डेटा जो वहां पर मौजूद रहा होगा, उसको हैक कर देने से जो प्रशासन है अस्पताल का, उसको कितनी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, और इससे मरीजों की जान का जोखिम भी सामने आ रहा है। तो उसका जब डिक्रिप्शन किया जाएगा तो उसके लिए भाई क्या चाहिए होगा, फिरौती। जैसे किसी पुराने जमाने में पारंपरिक रूप से जो विलेन होता था वो एक बच्चे को किडनैप कर लेता था, उसे पता होता था कि इसके पिताजी बड़े आदमी हैं, उससे पैसे मांग लिए जाते थे। आज के समय में बड़ी संस्थाओं को किडनैप किया जाता है, और संस्थाओं के सेंस में संस्था के डिजिटल डेटा को, क्योंकि हमें पता है कि इंडस्ट्री 4.0 जो कुछ टेक्निकल शब्द आप सुनते हैं, या आज के समय में 4G और 5G की उन्नत होती दुनिया में जो डेटा है वो सबसे बड़ा फ्यूल है, हम कहें सबसे बड़ा ईंधन है, सबसे बड़ा गोल्ड है। अगर आपने किसी के डेटा तक पहुंच बना ली तो आपने लगभग उससे जुड़ी हुई कई सारी स्थितियों में पहुंच बना ली, आप उसके निजी जीवन के कई सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। और आज के समय हर व्यक्ति अपने लगभग कई सारे निजी काम डिजिटल दुनिया के अंतर्गत करते हैं। तो आपको पता है कि डिजिटल दुनिया में उस व्यक्ति का जीवन आधे से ज़्यादा घुसा हुआ है। बाकी वो खाना पीना छोड़ दिया जाए, अब तो लगभग खाना पीना भी उसमें शामिल है। उसकी हर एक सुबह से लगा करके शाम तक का फुटप्रिंट डिजिटल दुनिया में मौजूद है। तो आपको पता है कि अगर
आपने किसी व्यक्ति का डेटा इस तरह से इनक्रिप्ट कर दिया और उससे फिरौती मांगी, और वो डेटा वाकई उसके लिए इतना कीमती है कि उसके लिए आपको पैसे चुका सकता है, तो आपको वो दे देगा। तो इससे क्या होगा, अक्सर महत्वपूर्ण डेटा का नुकसान भी हो सकता है और वित्तीय क्षति होती है। जैसे कि अगर आप एम्स वाले मामले में देखेंगे तो उन्होंने 1 मिलियन US$ की फिरौती मांगी थी। तो कितनी बड़ी रकम होगी ये उनको मांगना, और कई बार इसमें ये लोग अपने बचने के लिए बिटकॉइंस या फिर ऐसे मुद्रा में फिरौती की मांग करते हैं जिसको ट्रेस करना इतना आसान ना हो। तो कई सारे ऐसे सिस्टम है, अगर आप साइबर अटैक देखेंगे अलग अलग तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में किसी तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डाल देना, फिर वो आएगा आपके सिस्टम में अपनी प्रतिलिपियां बनाएगा, आपके डेटा के साथ छेड़खानी करेगा। ठीक है, फिशिंग हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आपका डेटा किसी तरह से आपको प्रलोभन देकर आपको मूर्ख बना करके डेटा निकाल लेना। इसी तरह से एक होते हैं मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि जब आप अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके इंटरनेट तक पहुंच बना रहे हो या किसी सर्वर तक पहुंच बना रहे हो, या फिर अगर आपका सिस्टम लैन सिस्टम से जुड़ा हो, उसमें आपके सिस्टम से बाकी अन्य सिस्टम भी जुड़े हो, तो बीच से ही अटैक किया जा सकता है। या फिर अगर आप किसी वेबसाइट में हो तो वेबसाइट के अंतर्गत आपको इस तरह के छद्म URL दे करके किसी अन्य पेज पर पहुंचाया जा सकता है, और जहां जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे अपने आप कई बार फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, और फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आपका डेटा किस तरह से यूज होना शुरू हो गया। तो कुछ अन्य सामान्य अपराध भी हैं साइबर अपराध, जैसे कि ऑनलाइन मनी स्कैम्स भी होते हैं, जिसमें आपको किसी वेबसाइट के माध्यम से इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बताए जाते हैं कि भाई आपका फाइनेंशियल कुछ पेमेंट आया है वो आप रिलीज करवा लीजिए, या फिर आप कोई पॉलिसी चला रहे थे, तो कई सारे ऐसे उत्पादों के नाम पर आपसे पैसों की ठगी की जाती है। इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑनलाइन मनी स्कैम्स के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें कुछ और कैटेगरी भी है, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग, दो शब्द हैं। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब ये पीछा करना, तो साइबर स्टॉकिंग में है किसी व्यक्ति को डिजिटल दुनिया में फॉलो करना, और फॉलो केवल इस सेंस में नहीं कि आप उसका भला करना चाह रहे हैं, आपने फेसबुक पर जाकर उसको फॉलो कर दिया, बल्कि स्टॉकिंग में किसी व्यक्ति का लगातार अवांछित ऑनलाइन उत्पीड़न करना या निगरानी करना शामिल है। आप किसी गलत उद्देश्य से किसी व्यक्ति की निजता का हनन कर रहे हैं, आप किसी के फोन की जांच कर रहे हैं, उसमें कोई मैलिशियस एप्लीकेशन डाल करके जिससे उसका डेटा आपको मिल रहा है। दूसरा क्या है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है, दूसरों को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या नीचा दिखाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, यानी आपने उसको कुछ ऐसी फोटोज उसकी अपलोड कर दी या कुछ ऐसी घटनाओं में उसको जोड़ा, या आपने उसको डिजिटल दुनिया में जाकर के अपशब्द कहने शुरू कर दिए जहां पर सभी सामूहिक रूप से लोग उसको देख रहे हैं। ये सभी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। या आपने किसी को धमकी दे दी जान से मारने की, या कुछ भी ऐसा जो किसी व्यक्ति को परेशान करे, तो वो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आएगा। अगर आप देखें तो साइबर अपराध को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कहां कहां पर अपराध हो सकते हैं। पहला किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, दूसरा किसी सरकारी विभाग के साथ हो सकता है, और तीसरा किसी संपत्ति के साथ हो सकता है। तो अगर आप व्यक्ति के साथ देखेंगे तो किसी अकेले व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर अवैध या हानिकारक सामग्री साझा करने का कार्य करना साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा, या किसी व्यक्ति को कुछ अपराधियों ने या साइबर हैकर्स ने ट्रेस कर लिया हो, उसका डेटा हैक कर लिया हो, तो पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर जो चीजें घटित होती हैं उनको कहेंगे व्यक्तिगत के अंतर्गत। जैसे किसी अश्लील कंटेंट का अगर कोई व्यक्ति वितरण करता हुआ पकड़ा जाए, मानव तस्करी ऑनलाइन माध्यम से करता हुआ पकड़ा जाए, या ऑनलाइन स्टॉकिंग करता हुआ पकड़ा जाए, तो वो साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा, जो कि इंडिविजुअल अपराध के तहत शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है सरकारी। सरकारी में क्या है, अगर आप किसी सरकारी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, या आधिकारिक वेबसाइट में कोई हैकिंग करने का प्रयास करते हैं, या छेड़छाड़ करते हैं, या किसी अन्य तरह के सरकारी सिस्टम को क्षति पहुंचाते हैं ऑनलाइन दुनिया के अंतर्गत जाकर, डिजिटल माध्यम से, उसकी वेबसाइट्स के थ्रू या किसी अन्य ट्रांजैक्शंस के थ्रू, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सरकारी सिस्टम में क्षति पहुंचाना अपराध है। तीसरा है संपत्ति के तहत। जब साइबर अपराध में आप अनधिकृत लेन देन या फिशिंग योजनाओं को क्रियान्वित करें, या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत बैंकिंग में जाकर के जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तक जानकारी लेने की कोशिश करें, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करें, या किसी के साथ फ्रॉड हो, ये सभी संपत्ति के तहत किए गए साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये कुछ श्रेणियां हैं। अब साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो आप इसको रोक कैसे सकते हैं। कुछ यहाँ पर
ऐसे सुझाव दिए गए हैं कई सारे, जिनको अपना करके आप अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। यानी आपने अपने घर का दरवाजा और मजबूती से बंद कर दिया है, ताला थोड़ा सा टाइट लगाया है, अब भाई अगर कोई इतना मजबूत आदमी होगा तो ताला तोड़ करके घुसेगा, तब हो सकता है आप समझ जाएं, आपके पास वार्निंग्स आए। लेकिन अगर आपने दरवाजा खोल करके रखा है तो फिर तो चोरी करना बहुत आसान होगा। तो इसको समझिए। पहला तो यह है कि आपके किसी भी डिजिटल उपकरण में, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए। कोई बहुत पुराना वर्जन यूज़ मत कीजिए जिसको ब्रेक किया जा चुका हो। तो हर कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन में या इंटरनेट के या आपके लैपटॉप के अंतर्गत या कंप्यूटर के अंतर्गत हमेशा अपडेट देती रहती है। वो हमेशा, उनकी एक बहुत बड़ी टीम उस पर रिसर्च करती है और हमेशा इंटरनेट पर आने वाले नए तरह के जो बग हैं या नए तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या रैंसमवेयर है, उनको रोकने के लिए वो हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। क्योंकि ये ऐसी रेस है जिसमें कभी एक सुरक्षा वाले उपकरण आगे होंगे, कभी हैकर आगे होगा। नया उपकरण आएगा वो ब्रेक करेगा, फिर नया उपकरण आएगा फिर वो ब्रेक करेगा, तो चेन चलती रहेगी। जैसे सुरक्षा के लिए हम देखते हैं कोई चोर आया, चोरी हुई, फिर हमने नया ताला लगा दिया, कुछ ऐसा ही। तो आपको सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, ताकि जैसे ही कोई नया मैलिशियस सॉफ्टवेयर आए, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट बना रहे, उसके खिलाफ आपको सुरक्षा दे दे। दूसरा, इनेबल योर सिस्टम फायरवॉल। तो जो एंटीवायरसेस मार्केट में आते हैं उनको इंस्टॉल रखिए, उनमें उसका प्लान ऐसा लीजिए जिसमें आपकी सुरक्षा मजबूत हो। तो जो फायरवॉल है वो आपको इंटरनेट के अंतर्गत मिलने वाले जो भी इस तरह के मैलिशियस एप्लीकेशन होंगे या किसी तरह का कोई वायरस होगा, उससे बचाएगा। आपके सिस्टम में डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू एंटर नहीं हो पाएगा, और अगर आप ऐसे किसी गलत वेबसाइट में चले भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी कि इससे बाहर आ जाइए। अगला क्या है, आप अलग अलग तरह के पासवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और मजबूत पासवर्ड बनाइए। 1 2 3 4 5 6 सबको पता होता है, तो ऐसे पासवर्ड मत बनाइए जो बहुत सिंपल है, या आपके नाम से जुड़ा हुआ या आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ। ऐसे पासवर्ड वीक सिक्योरिटी में आते हैं, ठीक है, वीक पासवर्ड में आते हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखिए, हालांकि ऐसा रखिए जो आपके पास मौजूद रहे या आपको याद रहे, बार बार भूले भी ना। हालांकि फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, उसमें कुछ थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए आप फिर से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है, एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए, मैंने आपको बता ही दिया। एक्टिवेट योर ईमेल्स एंटी स्पैम और ब्लॉकिंग फीचर। एक ईमेल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, चूंकि ईमेल एक ऐसा माध्यम है जो संचार का, या हम कहें ऑफिशियली संचार में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अगर किसी कंपनी से दूसरे कंपनी को या अपने एम्प्लॉय को किसी को भी आधिकारिक बात कही जानी है तो ईमेल के जरिए होगी। तो इसमें जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप स्पैम एंटी स्पैम ऑन करके रखें, एंटी स्पैम को ब्लॉक करके रखें। तो ऐसा जब भी कोई मेल आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में, आपके इनबॉक्स में शो ना हो करके एक स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, जिसकी में अधिकतर संभावना होती है कि स्पैम ही है। और आप उसको जब देखेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, तो अपने आप एक बचाव आपको मिल जाएगा। और कई अन्य तरह की सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, जिनको आप ले सकते हैं। आप अपनी लोकल हार्ड डिस्क को जो आपके सिस्टम में लगी हुई है उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह आप सिक्योर और जो भी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं उसको ही विजिट कीजिए, तो एक सुरक्षा का जो मापक है वो ज़्यादा होगा। एप्लीकेशन जैसे अलग अलग फ़ोन में ऐप स्टोर होते हैं, है आपको पता है कि अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें भी एक विंडोज़ का स्टोर होता है। उससे जा करके जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रस्टेबल ज़्यादा होते हैं, बजाय उसके कि आप कुछ APK फाइल्स या कुछ अन्य तरह की फाइल्स जाकर इंटरनेट या गूगल पर डाल करके किसी अन्य वेबसाइट से उसको लें, ठीक है। इसके अलावा आप प्राइवेट सिक्योर DNS सर्वर ले सकते हैं, VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो ओरिजिनल शो ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। इनक्रिप्ट योर ईमेल को आप कर सकते हैं इनक्रिप्ट। मॉनिटर योर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटी। अब जैसे बच्चों में खासकर होता है कि बच्चे छोटे, उनको नहीं पता कि कैसे या किस तरह से इंटरनेट का उपयोग करना है या सही उपयोग करना है, तो आप बच्चों पर एक निगरानी तंत्र रख सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में कितनी देर बैठे हैं या किस तरह से सिस्टम को, मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको पता चल सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद भी कोई धोखाधड़ी हो गई, किसी तरह की चोरी चकारी हो गई आपके सिस्टम में ऑनलाइन, तो क्या करेंगे आप? इसमें कुछ कदम है जो आप उठा सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो भारत में मौजूद है इनका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको लगे कि आपके साथ साइबर अपराध या धोखाधड़ी हुई है, या आपने किसी एक अननोन व्यक्ति ने आपको किसी तरह की कोई बात बताई, मोबाइल फ़ोन का झांसा दिया कि हम आपको बेच रहे हैं, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपने कर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? जब आपको एहसास हो जाए कि आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दें,
तब खासकर करते जब आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए हों या आपने कुछ ऐसी चीज़ बता दी है जिसमें कुछ पेमेंट गया है, हो सकता है अगला पेमेंट तुरंत फिर चला जाए। ठीक है, और अधिकारियों से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसमें यह भी होता है कि जब भी किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है तो बैंक के पास ये ऑप्शन है कि हो सकता है उतना आपका अमाउंट जो किसी और बैंक में गया है उससे बातचीत करके उसको फ्रीज कर दिया जाए, तब भी आपको एक सुरक्षा मिल सकती है, बजाय इसके कि आप घर पर हाथ धरे बैठे रहें। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये शब्द है, इसको आप किसी उत्तर में लिख करके जरूर आइएगा, खासतौर से साइबर सिक्योरिटी वाले किसी उत्तर में अगर वो पूछा जाए यूपीएससी में। ठीक है, तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की एक पहल है जिसमें पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं के लिए साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकती है। तो आपको सरकार ने सुविधा दी है कि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट आपको करनी है तो आप ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। ये केवल और केवल साइबर अपराध की शिकायतों को ही कवर करता है, यानी एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी सुविधाओं के लिए जो शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए अलग से प्रयास किया जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी भी तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी या महिलाओं को किसी भी तरह के देह व्यापार में ढकेलने से जुड़ी चीज़ें हों, वो सभी चीज़ों पर और भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होती है। हेल्पलाइन नंबर है एक 1930, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इसके अलावा आप एक पोर्टल है, वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पर भी जा सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका नाम सामने ना आए तो आप गुमनाम रूप से भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि ये जरूरी है कि वहां पर मौजूद जो भी ऑप्शंस हैं आप उनको इस तरह से फिल कीजिए कि पुलिस या फिर कोई अन्य अधिकारी अगर उससे जुड़ा हुआ संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं तो वो आसानी से उस कार्रवाई को कर सके। ठीक है, यदि आपने रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प को चुना है तो आप रिपोर्ट के माध्यम से भी शिकायत अगर आपने दर्ज की है तो भी कई अन्य तरह की सुविधाओं से जुड़े हुए जो अपडेट है आपको मोबाइल या मेल पर आते रहेंगे। इसके अलावा आप अपने नज़दीक किसी पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास साइबर जो crime.gov.in की वेबसाइट है वहाँ पर आप नहीं विजिट कर सकते, आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर चले जाइए, वो आपकी जो रिपोर्ट है साइबर सेल के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इसमें आप डायरेक्टली पुलिस अधिकारी को इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बता सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो सुविधाएं या अन्य तरह की सुरक्षाएं या कार्रवाई करने की जो व्यवस्था है उसको शुरू कर देंगे। इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हैं, जैसे नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 याद रखिएगा, और टोल फ्री नंबर जो है पुलिस कंट्रोल रूम का वो तो आपको पता ही होता है 100, इसे आप डायल कर सकते हैं, लेकिन जब आवश्यकता हो तब आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं कि कैसे अगर कभी भी साइबर अपराध कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो आप उससे बच सके, क्योंकि तकनीक बहुत एडवांस होती जा रही है। तो कभी भी आपको लगता है कि आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं तो आप इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब एक सवाल लें जो कि प्रैक्टिस के लिए होगा, इसको लिखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आप प्रीलिम्स अगर निकाल भी लेते हैं तो असली हर्डल आपको मेंस में सामने आएगा। तो अगर आप प्रश्नों का अभ्यास लगातार करते रहते हैं तो आपको वो हर्डल बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि देखिए प्रश्न आपके सामने आएगा, आप सोचेंगे आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और उन चीज़ों को उसमें जब बार बार लिखेंगे, याद करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में स्थायी होने लग जाएगा। तो समाज में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध एक गंभीर मुद्दा बन गया है। विश्लेषण कीजिए क्या क्या पूछा है। कंप्यूटर का बढ़ता उपयोग, साइबर अपराध गंभीर मुद्दा है, और इन शब्दों को भी स्पष्ट कीजिए, जैसे कि फिशिंग या फिर रैंसमवेयर, ऐसा भी कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। तो 150 शब्दों में आप इस प्रश्न को लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप कुछ अन्य तरह की समस्याओं से जूझ रहे हो या फिर इस प्रश्न के बारे में कोई बात जानना चाह रहे हो या किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाह रहे हो, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखें, और जल्द ही हम स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और उस क्लास में जुड़ करके अगर कोई भी सवाल है आप मुझसे उसी समय पूछ सकते हैं। तो उसका जो शेड्यूल है जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।